नमस्ते स्टूडेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम नई चर्चा शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। 1 सितंबर 2022 से ये चर्चा शुरू हो रही है। 1 सितंबर 2022 से रिलेटेड जितने भी न्यूज़पेपर्स में करंट से रिलेटेड और उन करंट से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं, आरपीएससी, आरएसएसबी और अन्य स्टेट्स के पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। सेशन फर्स्ट को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने किस बीमारी की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं कोविड-19, सर्वाइकल कैंसर, गांठ-दार त्वचा रोग, इसको लंपी स्किन डिजीज बोलते हैं, और फोर्थ है एड्स एचआईवी। अगर एड्स एचआईवी की बात करें तो एड्स पर पिछले 40 से 50 सालों से रिसर्च चल रही है वैक्सीन को लेकर, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है एड्स की। कोई भी वैक्सीन एड्स की अवेलेबल नहीं है। लंपी स्किन डिजीज की चर्चा हम अगले प्रश्न में करेंगे ही। इसका सही आंसर है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को वैक्सीन को लॉन्च किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। सर्वाइकल कैंसर की अगर हम चर्चा करें तो सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि दुनिया में जो सर्वाइकल कैंसर के केस होते हैं उसमें लगभग 20% केस, 1/5 केस भारत से होते हैं। और भारत में सर्वाइकल कैंसर से प्रति वर्ष लगभग 67,000 मृत्यु होती है। सरकार का इस वैक्सीन को क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को लॉन्च होने के बाद सरकार का जल्द ही वृहद टीकाकरण अभियान शुरू करने का विचार है, जिसमें 9 से 14 वर्ष की जितनी भी लड़कियां हैं उनको इस वैक्सीन अभियान के अंतर्गत लाया जाएगा ताकि सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मृत्यु और केसों को कम किया जा सके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बेस्ड एक संस्था है जो कि 1966 में साइरस पूनावाला जिसके फाउंडर थे उनके द्वारा स्थापित की गई। अभी इसके जो सीईओ हैं वो है मिस्टर आदार पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड-19 के समय कोविशील्ड बनाने के लिए बहुत फेमस हुआ था। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है उसके साथ मिलकर बनाया है। कोवोवैक्स एक वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक नई कंपनी के साथ मिलकर इजाद किया है। कोविवैक वैक्सीन जो कि नेजल वैक्सीन है कोविड-19 की, नाक से दी जाने वाली वैक्सीन है। इसको भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक दूसरी कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो कि कोविड-19 की वैक्सीन है, रशिया में इजाद हुई है। इस वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है भारत में वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2 है, हाल ही में लॉन्च किया गया लंपी प्रोवेक इंड वैक्सीन किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर। इसका सही आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर। आईसीएआर ने लंपी प्रोवेक इंड वैक्सीन को लॉन्च किया है। लंपी स्किन डिजीज की बात करें, लंपी स्किन डिजीज एक तरह की इन्फेक्शियस बीमारी है जो कि इन्फेक्शन की तरफ से फैलती है। नीटलिंग वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है। सबसे पहले जो लंपी स्किन डिजीज की रिपोर्टिंग हुई थी वो जाम्बिया में हुई थी 1929 में, अफ्रीका में। जाम्बिया में इसने पहले कहर मचाया था। उसके बाद कई देशों में लंपी स्किन डिजीज ने अपना प्रभाव दिखाया है, जैसे 1989 में इजराइल में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। अभी न्यूज में इसलिए है कि 2022 में भारत में लंपी स्किन डिजीज के बहुत केस आने लगे हैं। गुजरात में ये शुरू हुआ था जहाँ पे कुछ गायों की मृत्यु होने लगी, कुछ कैटल की मृत्यु होने लगी। उसके बाद राजस्थान में भी इसने कोहराम मचाया हुआ और कई अन्य स्टेट्स में भी। अभी पिछले 3-4 महीने में लगभग 50,000 कैटल्स की डेथ हो चुकी है लंपी स्किन डिजीज के कारण। और अभी इस वैक्सीन के बनने से पहले अभी जो वैक्सीन यूज ली जा रही है लंपी स्किन डिजीज के लिए वो दो वैक्सीन है, गोट पॉक्स वैक्सीन और सीप पॉक्स वैक्सीन। इन दोनों का यूज किया जा रहा है। लंपी स्किन डिजीज में मेनली बुखार होता है जानवर को, दूध वूध वगैरह कम आता है और एक हद तक लास्ट तक जाते जाते इवन डेथ हो जाती है केटल्स की। इसलिए काफी खतरनाक बीमारी है। और केटल्स की डेथ होने का मतलब है उस केटल्स पे निर्भर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ इकोनॉमिक दिक्कत शुरू हो जाती है। इसलिए ये अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी के रूप में सामने आई है। आईसीएआर की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इन्होंने ये लंपी प्रोवेकेंट वैक्सीन बनाई है।
आईसीआर की स्थापना 1929 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था आती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो होते हैं हमारे भारत के कृषि मंत्री जो हैं वो आईसीआर के प्रेसिडेंट होते हैं। आईसीआर दुनिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान और शैक्षिक संस्थान का नेटवर्क रखता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 3 है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश में पहला वर्चुअल स्कूल खोला है? वर्चुअल स्कूल, कंट्रीज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल। ऑप्शन है कर्नाटक, नई दिल्ली, तेलंगाना, केरल। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ही अभी दिल्ली मॉडल ऑफ वर्चुअल स्कूल शुरू किया है। इसमें ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कंप्लीट ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, सारे ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेज होंगी, जिसमें स्कूल की एजुकेशन से रिलेटेड भी जो होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोज होंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, नीट की, जेआई की, 10th के बाद, 12th के बाद। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेज भी होंगी। ये मेनली शुरू किया गया है वंचित वर्गों के बच्चों के लिए, जो स्ट्रीट बेगर्स के बच्चे हैं, जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, इनको इस दायरे में लाना है ताकि उनका एनरोलमेंट बढ़े बढ़े, एजुकेशन बढ़े, जो कि फिजिकल स्कूल में नहीं पहुंच सकते, तो वो ऑनलाइन ही कम से कम इस एजुकेशन को लेके अपनी एजुकेशन बढ़ा सकें, ग्रोथ बढ़ा सकें। यहीं पर एक और स्कीम की हम चर्चा कर सकते हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है, और पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि मिशन कुशल कर्मी किस सरकार की स्कीम है, किस राज्य की स्कीम है? तो मिशन कुशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू की थी जुलाई 2022 में। इसमें मेनली काम था जो निर्माण कार्यों में लगे हुए मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करना था ताकि उनकी स्किल्स डिमांड ड्रिवन हो सके। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज की डिमांड है उसके अनुसार उनकी स्किल हो सके। तो इसमें दिल्ली सरकार का टारगेट था कि लगभग 2 लाख मजदूर को प्रति साल, 2 लाख मजदूर को प्रति साल उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग देनी है, ताकि उनकी स्किल को अपग्रेड किया जा सके, उन्नयन किया जा सके। और 15 दिन की जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो इस बीच में इन मजदूरों का जो वेज लॉस होगा, इन दिनों में उनको काम नहीं करने के कारण मजदूरी नहीं मिलेगी, उसका भरपाई करने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्णय किया था कि 4200 रुपये स्टाइपेंड देंगे हर वर्कर को 15 दिन के लिए, और फिर उसे 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एक अच्छी स्कीम है, इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 4 है रिलेटेड, किस संगठन के द्वारा सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभ्यास किया गया? डीआरडीओ, इसरो, सर्टेन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसका आंसर है सर्टेन। सर्टेन जो है ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहें तो भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। सर्टेन की स्थापना हुई थी 2004 में, सूचना और प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत। सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसका मेनली काम जो होता है भारत में साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करने का होता है। सर्टेन ने ही ये सिनर्जी एक्सरसाइज शुरू की है, जो कि 13 देशों की एक्सरसाइज है, और इसमें सिंगापुर की साइबर स्पेस एजेंसी का सहयोग मिला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 5 है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? शशि शंकर, सुभाष कुमार, अलका मित्तल, राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसका सही आंसर है राजेश कुमार श्रीवास्तव को अभी ओएनजीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक रहने वाला है। इससे पहले जो ओएनजीसी के अध्यक्ष थे वो अलका मित्तल थी, उससे पहले सुभाष कुमार थे, उससे पहले शशि शंकर थे, इसीलिए इनको ऑप्शन में रखा गया। राजेश कुमार श्रीवास्तव अभी ओएनजीसी के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। इन्हें परमानेंट अध्यक्ष नहीं बनाया गया है क्योंकि इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। ओएनजीसी की अगर बात करें तो ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। ये एक पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत, और महारत्न कंपनी है, ये याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए, महारत्न कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ओएनजीसी भारत का लगभग 70% क्रूड ऑयल और 84% नेचुरल गैस का उत्पादन करता है। और ओएनजीसी की ही एक सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का मेनली काम है जितने भी फॉरेन लोकेशंस हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो प्रोडक्शन करना है या एक्सप्लोरेशन करना है, ये सारा काम ओएनजीसी विदेश लिमिटेड देखता है। इसी तरह से एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अभी हाल ही में 2018 में ओएनजीसी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 51.11% स्टेक खरीद लिया, इसलिए ओएनजीसी की सब्सिडरी कंपनी के रूप में अब एचपीसीएल को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भारत में दुर्घटना, मृत्यु और आत्महत्या रिपोर्ट 2021 जारी की है इन्होंने। उसमें 2021 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की उच्चतम दर है, किस राज्य में दर्ज की गई है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन।
कि सबसे हाईएस्ट रेट किस राज्य में दर्ज की है? असम, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना। इसका सही आंसर है असम। अगर हायरार्की देखी जाए तो सबसे नंबर 1 पे असम है, फिर उड़ीसा है, फिर हरियाणा है, तेलंगाना है। और हम समझ लेते हैं इसको। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन की दर जो है वो असम में है, उसके बाद उड़ीसा में, फिर हरियाणा में है, तेलंगाना में है और फिर राजस्थान में है। राजस्थान 5th नंबर पे है। अगर क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में राजस्थान किस स्थान पर रहा है नेशनल एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, तो 5th स्थान पर रहा है, इसको याद रखिएगा। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की दर है, जो कि 2020 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 56.5% थी, जो कि बढ़ के इस साल 2021 वाली रिपोर्ट में 64.5% हो गई है। मतलब इसका सीधा सा मतलब है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की दर है वो बढ़ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए बनस्पत कुछ काम करना होगा ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि नागालैंड जो है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ पर लोएस्ट नंबर क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन। मतलब पिछले 3 साल में यहाँ पे सबसे कम क्राइम्स रजिस्टर्ड हुए अगेंस्ट वुमेन। यूटीज की बात करें, यूटीज में दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम रजिस्टर्ड होते हैं अगेंस्ट वुमेन। स्टेट्स में असम है, यूटीज में दिल्ली है। सिटीज की बात करें तो फिर एक चौंकाने वाला तथ्य निकल के सामने आता है कि जयपुर, राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर सिटी, इसमें सबसे ज्यादा क्राइम्स रजिस्टर्ड होते हैं अगेंस्ट वुमेन। सेकंड नंबर पे सिटीज में दिल्ली आता है, यूटीज में दिल्ली फर्स्ट पे, सेटिंग सिटीज में दिल्ली सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड पे इंदौर है एमपी में, और फोर्थ पे है लखनऊ यूपी। इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना राजस्थान के एग्जाम में ये वाला कुछ ये जयपुर को लेकर पूछा जा सकता है। सुसाइड्स की बात करें, आत्महत्या की, तो आत्महत्या में सबसे ज्यादा आत्महत्या के जो केसेस मिले हैं, विक्टिम्स हुए हैं, वो महाराष्ट्र से हुए हैं। उसके बाद तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, पर आपको केवल महाराष्ट्र जरूर याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र है। और सुसाइड्स भी 2021 में बढ़ गए हैं। ये पूछेगा नहीं कोई भी एग्जाम में ज्यादा, पर फिर भी याद रखना है सुसाइड बढ़ गए। और सुसाइड्स में भी एक इंपॉर्टेंट बात जो निकल के सामने आती है वो ये है कि डेली वेज अर्नर्स जो हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, दहाड़ी दिहाड़ी करते हैं, इनमें सुसाइड विक्टिम सबसे ज्यादा है। तो इसका सीधा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित कोई वर्ग हुआ था वो यही वर्ग था, जिसके पास जो डेली दिहाड़ी करता था, लेकिन लॉकडाउन लगने से, ज्यादा ग्रेट लॉकडाउन की वजह से डेली दिहाड़ी नहीं मिल पाई, और कुछ भी कारण और हो सकते हैं। रेप केसेस की अगर बात करें, बलात्कार की, तो राजस्थान सबसे ज्यादा रेप केसेस वाला राज्य निकल के सामने आता है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है राजस्थान के लिए भी और देश के लिए भी, कि किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अभी के लिए ये डाटा आपको याद रखना है। 13% रेप केसेस बड़े हैं। क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड की बात करें तो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड में निकल के सिक्किम सामने आता है कि सिक्किम में सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड होते हैं। इसके कारण तीन चार ये हो सकते हैं कि सिक्किम एक तो बॉर्डर स्टेट है, जिसकी बॉर्डर चाइना से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है, और वेस्ट बंगाल की तरफ से बांग्लादेश से भी लगती है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की वजह से भी ये काम हो सकता है कि चाहे बच्चों का जो दुर्व्यापार व्यापार होता है, उसकी वजह से भी ये क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड में सिक्किम टॉप पे हो सकता है। एनसीआरबी की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो 1986 में एनसीआरबी की स्थापना हुई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत एनसीआरबी आता है। और क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस, जो कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए शुरू किया गया था बाई गवर्नेंस, एनसीआरबी ही इसको मेंटेन करता है। 2009 में ये शुरू हुआ था। सीसीटीएनएस में जो लगभग देश के 15,000 पुलिस थाने हैं और लगभग 6,000 उच्च पुलिस अधिकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस है, डीएसपी ऑफिस है, इनको कनेक्ट किया गया है ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे सभी में। 2017 में एनसीआरबी के अंतर्गत ही राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल शुरू हुआ, जिसमें क्रिमिनल रिसर्च सर्च के लिए, सस्पेक्ट सर्च के लिए काम किया जाता है। एनसीआरबी ही नेशनल डाटाबेस फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स, एनडीएसओ, नेशनल डाटाबेस फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स, इसको आप लिख सकते हैं। नेशनल डाटाबेस सेक्सुअल ऑफेंडर को मेंटेन करता है एनसीआरबी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 7 है, हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले सामने आए? राजद्रोह, सेडिशन, सेडिशन केस, जो कि 124A सेक्शन आईपीसी का जो है उससे लगता है। जो कि आपको पता हो कि जब जेएनयू वाले मैटर में कन्हैया कुमार जो छात्र संघ अध्यक्ष थे भूतपूर्व, उनके ऊपर लगा था सेडिशन केस, उसके बाद भी काफी न्यूज में रहा था। तो सेडिशन केस आज का न्यूज में नहीं है, ये जब से शुरू हुआ है तब से न्यूज में। तो इसमें किस राज्य में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले सामने आए एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। फॉर इस पे अगर बात करें, चर्चा करें, तो कुल राजद्रोह के जो मामले सामने आए हैं भारत में 2021 में, टोटल जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं वो है 76 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसमें आंध्र प्रदेश में ही 29 केस रजिस्टर्ड हुए हैं 2021 में। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आंध्र प्रदेश में 2020 में सेडिशन के कितने केस रजिस्टर्ड हुए थे? 0।
लेकिन 2021 में 29 केस रजिस्टर्ड हुए। सेडिशन की बात करें, राजद्रोह की, तो इंडियन पिनल कोड के 124 ए सेक्शन के तहत सेडिशन का प्रावधान किया गया है। सेडिशन का पीनल कोड, जो कि 1837 में स्थापित किया गया था थॉमस वेबिंगटन मैकाले के द्वारा, इसी के तहत इंडियन पिनल कोड की स्थापना हुई आईपीसी भारतीय दंड संहिता की 1860 में। और इसी के चैप्टर 6 में सेक्शन 121 से 130 तक है। इन्हीं चैप्टर 6 के सेक्शन में संशोधन किया गया 1870 में। और इस संशोधन को करने के बाद दो नए सेक्शन जोड़े गए, 121 ए और 124 ए। 121 ए है कंस्पायरिंग टू कमिट ऑफेंसेज, कि आप किसी अपराध को करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। और एक है 124 ए, जिसमें आप लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रति खिलाफ किसी भी तरीके की हिंसा भड़काने का काम करते हैं। वो हिंसा आप मौखिक रूप से, लिखित रूप से, पिक्टोरियल ग्राफिक रूप से किसी भी तरीके से भड़का सकते हैं, तो सेडिशन का केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है। ये मेनली लाया गया था 1870 में संशोधन करके, खिलाफत आंदोलन के समय, जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी चल रही थी और सरकार के खिलाफ काफी कुछ लिखा जा रहा था, बोला जा रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने भय में इसको लाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसका जो यूजेज की अगर बात करें, तो जो पहला नॉन रजिस्टर्ड केस सेडिशन का दर्ज हुआ था, वो जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ दर्ज हुआ था। बंगोवासी इनकी पत्रिका थी, बंगोवासी, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कुछ आर्टिकल्स लिखे थे। सेडिशन का बहुत फेमस केस लोकमान्य तिलक का भी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को महाराष्ट्र में लोकप्रिय किया, सिर्फ इसीलिए कि फ्रीडम मूवमेंट से उसको कनेक्ट किया जा सके। इनके ऊपर सेडिशन के दो केस लगे, एक बार 1897 में, जहां इनको 18 महीने की जेल हुई, और दूसरी बार 1908 में 6 साल की जेल हुई। ये केस लगे थे क्योंकि इनकी दो मैगजीन थी, दो पत्रिकाएं निकालते थे पुणे से। एक थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में निकलती थी, और एक थी मराठा, जो कि इंग्लिश भाषा में निकलती थी। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, केसरी निकलती थी मराठी भाषा में और मराठा निकलती थी इंग्लिश भाषा में। ये पुणे से निकलती थी। इसमें इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखे, उसको लेके इनके ऊपर सेडिशन केस हुआ और इनको बकायदा जेल हुई। महात्मा गांधी का एक फेमस केस है, महात्मा गांधी को 1922 में यंग इंडिया, जो महात्मा गांधी की पत्रिका थी, इसमें कोई आर्टिकल लिखने पे इनके खिलाफ सेडिशन केस लगा था, राजद्रोह का कानून लगा था। और महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, या जवाहरलाल नेहरू पे भी 1930 में सेडिशन केस लगा था। इन तीनों ने ही, ये तीनों वकील थे, और तीनों ने ही वकील नहीं किया कोर्ट में, अपनी दलील खुद रखी सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। और 124 ए को महात्मा गांधी ने ही कहा था कि ये प्रिंस है, प्रिंस ऑफ आईपीसी सेक्शंस है टू सप्रेस इंडियंस। कि आईपीसी के जितने सेक्शन है भारतीय संविधान के, उसमें ये राजकुमार की तरह है, सबसे ज्यादा खराब कानून यही है और इसे खत्म कर देना चाहिए। ये सबकी भावना थी, पर ये अभी तक चल रहा है। 1973 में, 1973 में सीआरपीसी लाया गया, और सीआरपीसी में इंदिरा गांधी सरकार ने 124 ए को कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया। कॉग्निजेबल का मतलब है संज्ञेय अपराध बना दिया। दो तरह के अपराध होते हैं, एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, ये होते हैं संज्ञेय अपराध, जो कि हीनियस क्राइम के रूप में दर्ज किए जाते हैं। जैसे कि मर्डर करना, किसी का बलात्कार करना, यह हीनियस क्राइम है, संज्ञेय अपराध हैं। इनमें अगर पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहेगी, तो उसे किसी वारंट की जरूरत नहीं है, कि मजिस्ट्रेट से कोई वारंट चाहिए। हीनियस क्राइम में, संज्ञेय अपराध में, तो इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है, कि अगर किसी के पे सेडिशन केस लगेगा, तो उसके लिए किसी मजिस्ट्रेट से वारंट निकलवाने की जरूरत नहीं है, सीधे पुलिस जाके उसे गिरफ्तार कर सकती है केवल। अभी हाल ही में ये डेवलपमेंट हुआ है कि मई 2022 में इस पे हियरिंग चल रही थी माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी ये मामला सब जुडिस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए टेम्पररी होल्ड लगा दिया है 124 ए सेडिशन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनमें, कि उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो। अभी री एग्जामिनेशन चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, उस हिसाब से चीजें आगे डेवलप होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण, बायोडायवर्सिटी पर समझौता ज्ञापन पर, एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका आंसर है नेपाल। नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एमओयू साइन किया है भारत ने। और ये साइन करने का मेनली कारण ये है कि समन्वय और सहयोग बढ़ाया जा सके, क्योंकि नेपाल के साथ भारत फोर्थ लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। भारत 7 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी लंबी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, म्यांमार, भूटान, और सबसे छोटी बाउंड्री जो कि अफगानिस्तान के साथ है, शेयर करता है। इसमें नेपाल के साथ भारत फोर्थ लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, जो कि लगभग 1770 किलोमीटर की सीमा है। और ये सीमा का डिमार्केशन हुआ था लगभग सुगोली संधि के समय, जो कि आंग्ल नेपाल संबंधों के टाइम, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 में, सुगोली संधि हुई थी, उस समय ये डिमार्केशन हुआ था भारत नेपाल सीमा का। आज के समय में देखें तो 1770 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल साझा करते हैं, जिसमें सबसे
5 स्टेट से ये सीमा साझा की जाती है। 5 स्टेट कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 स्टेट्स के साथ नेपाल सीमा साझा करता है और इनमें सबसे बड़ी सीमा जो साझा करता है नेपाल वो उत्तर प्रदेश के साथ है और सबसे छोटी सीमा सिक्किम के साथ। इसीलिए ये बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और से नेपाल का चितवन नेशनल पार्क और पारसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जुड़ती है। यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी में, और इसमें फिर नेपाल की सुखुवा फांटा नेशनल नेशनल पार्क जुड़ता है। इसलिए जो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री एक दूसरे से मिलती है, जहाँ पे डिमार्केशन हो रखा है लेकिन बाउंड्री पे फेंसेज नहीं है, ऐसे में इन जगह पे बायोडायवर्सिटी को संरक्षण करने के लिए, समन्वय और सहयोग बढ़ाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है और दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व यूपी में है, और इन दोनों की बाउंड्री नेपाल के चितवा नेशनल पार्क और पारसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुखो फांटा नेशनल पार्क से जुड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने राष्ट्र में सर्पदंश, स्नेक बाइट, सांप के काटने से स्नेक बाइट की व्यापकता, रुग्णता, मृत्यु दर और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर रिपोर्ट प्रकाशित की है? स्वास्थ्य मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, आईसीएमआर। इसका सही आंसर है आईसीएमआर। आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने स्टडी की है लगभग 13 स्टेट्स पे, जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और भी कई स्टेट हैं जिनमें उन्होंने स्टडी की है। और इस स्टडी में उन्होंने जाना है कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबली सर्पदंश की जो संख्या है, सर्पदंश केसों की, स्नेक बाइटिंग के जितने केस होते हैं वो कि लगभग 45 से 55 लाख केस प्रति वर्ष होते हैं वैश्विक स्तर पर। और इस 45 से 55 लाख केस में लगभग 20 लाख केस प्रति वर्ष भारत के होते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वैश्विक स्तर पर जो स्नेक बाइटिंग से, सर्पदंश से मृत्यु होती है वो लगभग 1 लाख मृत्यु प्रति साल होती है, और इस 1 लाख में से लगभग आधी 50,000 50,000 मृत्यु हर साल भारत में होती है। और इसे कम करना भारत जैसे इमर्जिंग देश के लिए जरूरी है कि हम अब उस मध्यकालीन रूप से काफी आगे आ चुके हैं, जहां यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में हर साल केवल 10 या 12 या 15 मृत्यु सर्पदंश से हो रही है, वहां पर 50,000 मृत्यु भारत में होना ये अपने आप में चिंता का विषय है। तो इस स्टडी से आगे कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी, तब कुछ सॉल्यूशन निकल पाएंगे। आईसीएमआर की अगर बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की, तो 1911 में इसकी स्थापना आईआरएफए के रूप में हुई थी, इंडियन रिसर्च ऑफ फंड एसोसिएशन के रूप में। 1949 में 1949 में आजादी के बाद इसका नाम चेंज करके आईसीएमआर कर दिया गया। हेडक्वार्टर इनका दिल्ली है, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था के रूप में काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। भारत में बायोमेडिकल रिसर्च करने के लिए ये एपेक्स बॉडी के रूप में काम करते हैं। और आईसीएमआर की ही एक संस्था है, राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान, निम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टेटिस्टिक्स। इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया सीटीआरआई को स्थापित किया है जुलाई 2007 में। सीटीआरआई का काम है कि भारत सरकार की ये आधिकारिक ऑफिशियल नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री है। इसमें जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनकी सारी जानकारी इस रजिस्ट्री में मिल जाती है। ये सीटीआरआई स्थापित किया आईसीएमआर के निम्स ने जुलाई 2007 में। आगे चलते हैं। आज के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न 10, किस मंत्रालय के तहत 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर 2022 तक मनाया जाएगा? किस मंत्रालय के तहत? तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह, जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 2022 तक चलेगा, शुरू किया गया है। 2022 में इसका फोकस है महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जिसमें ग्राम पंचायतों के थ्रू पोषण पंचायत लगाई जाएंगी, जिसमें गांव के सभी लोग बैठेंगे और पोषण पे उनसे चर्चा होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, इससे जन जागरूकता बढ़ेगी। पोषण अभियान की अगर बात करें तो पोषण अभियान का पूरा नाम है पीएम ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। समग्र पोषण के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। 8 मार्च 2018 को 8 मार्च 2018 को ये शुरू किया गया। किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इसीलिए उसी दिन शुरू किया गया है, इसमें बिल्कुल याद रखिएगा। पोषण अभियान का मेनली काम है कि जो गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, लैक्टेटिंग वुमेन्स है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, इनके न्यूट्रिशन पर फोकस किया जाए, इनके पोषण स्तर को बढ़ाया जाए। और पोषण अभियान का एम है कि जो लो बर्थ वेट बच्चे पैदा होते हैं, कुपोषण जिनका कम, कुपोषण वाले बच्चे पैदा होते हैं, कुपोषित हैं, उन उसको कम किया जाए।
और इसका एम इन्होंने रखा है 2% पर ईयर। ये 2022 तक है, आप लिख लीजिएगा इसको। ये 2022 तक कम करना, 2022 तक का एम था। अब नए टारगेट अभी शुरू हो सकते हैं, आ जाए। और इसीलिए इसी तरह से एनीमिया, जो कि महिलाओं में एक आम समस्या के रूप में है, एनीमिया को कम करना है 3% पर ईयर। और इसके लिए पोषण को बढ़ाना है, कुपोषण को कम करना है। और पोषण माह हर साल सितंबर में पोषण माह माना जाता है। इस तरह से ये चर्चा 10 प्रश्न की हमारी आज संपन्न होती है। अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल। इस तरह की चर्चाओं से जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। धन्यवाद।